ठीक है। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। देखिए, इसके आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और इसका नाम हम देंगे 1857 की क्रांति। और यह क्रांति का कारण हम बनाए हैं क्या चीज? आर्थिक कारण। देखिए, 1857 की जो क्रांति आप लोगों ने पढ़ी, इसके पहले राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण, तो जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने, या कह सकते हैं हम लोग कि वेलेस्ली ने, या मुगल दरबार के साथ जो है से उसका व्यवहार, अंग्रेजों का पेशवाओं के साथ व्यवहार, उसका सारा चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासों में अध्ययन कर लिया है। आपको देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन किया था 1857 की क्रांति के कारण में, दीर्घकालिक कारण में, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, जिसमें हम लोगों ने वेलेस्ली की सहायक संधि पर प्रकाश डाला, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति पर प्रकाश डाला, मुगलों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार पर, उसके बाद पेशवाओं के साथ अंग्रेजों का व्यवहार, अवध के साथ कैसा व्यवहार इन्होंने किया, जमींदारों के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा, और अन्य प्रशासनिक नीतियां में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे भारतीयों को नीचे के पद दिए जाते थे, चपरासी का पद दिया जाता था, पानी पिलाने का पद दिया जाता था, जूता साफ करने का पद दिया जाता था, है कि नहीं? और अगर अंग्रेज और भारतीय अगर एक ही पद पर है तो अंग्रेजों को ज्यादा वेतन दिया जाता था और भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। जहां प्रमोशन करने के लिए पद में होता था, वहां पे अंग्रेजों को पहले प्रमोशन कराया जाता था और भारतीयों को उच्च पदों पर प्रमोशन नहीं होता था। इन तमाम आप बिंदुओं को पढ़ रहे थे, बारी बारी से आप लोगों ने अध्ययन किया और इस प्रकार से ये समाप्त किए थे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे धार्मिक कारण और सामाजिक कारण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इस बात को ध्यान रखेंगे बढ़िया से। आवाज जा रही है सबको? तो आप इस चीज पर चर्चा करते हैं कि देखिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब होगी तो वह देश धीरे धीरे गुलाम हो जाएगा। और अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के लोगों का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। और आर्थिक शोषण उन लोगों ने कैसे किया, तो आप इस बात को समझिए। 1764 ईस्वी के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल इनको पूर्ण रूपेण मिल गया, तब ये नवाबों और बादशाहों को कैसे रखते थे, तो भाड़ा पर कह सकते हैं रखते थे, पेंशन पर रखते थे। तो पेंशन पर रखने से क्या होता था कि ये वहां पे अपना सामान पर कर लगाने के लिए इनको छूट मिल जाती थी और कर लगा करके जो है आपसे ज्यादा पैसा खींचते थे। तो आप इस बात को जान रहे हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि के बाद, है ना, इनको यह प्राप्त हो गया था बंगाल में दीवानी। क्या प्राप्त हो गया था? बंगाल में दीवानी। और बंगाल में जो दीवानी प्राप्त हुआ, इसका मतलब था कि वहां पे सामान पर टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था अब अंग्रेजों को, है ना। और इसके लिए उन लोगों ने काफी लोगों को बहाल किया था। और अब आप बताइए कि धीरे धीरे जब लॉर्ड डलहौजी के समय आते आते आप देख सकते हैं कि बंगाल है, मैसूर है, हैदराबाद है, पेशवाओं का ये पेशवा महाराष्ट्र है, इसके बाद नागपुर है, आप देख सकते हैं पंजाब है, यहाँ पर सिंधिया के लोग हैं, है ना, नागपुर में भोसले है, यहाँ पे बंगाल के बगल में आप देख सकते हैं अवध है। इन जब सारे चीजों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अब तो ये आर्थिक दृष्टि से, है ना, हर बात में हस्तक्षेप करने लगे थे। ये तो कहानी आप लोगों ने पढ़ा था, इस बात को आपने इस कहानी को पढ़ा था ना।
कि लोगों ने कर लगा दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, भारत के पास हमारा हम पैसा कमाने के लिए या हमारे पास पैसा हो, भारतीयों के लिए कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिससे भारतीयों के पास पैसा हो जाए या भारत के लोगों के पास कुछ अर्थ की व्यवस्था हो जाए? इसके लिए हमारे यहाँ सबसे प्रमुख क्या चीज था? तो हमारा देश कृषि प्रधान देश था, और ये कृषि ही ऐसी थी हम लोगों के यहाँ कि जो कृषि से हम लोग माने अपना भोजन भी रखते थे, जानवरों के लिए भी पूरा पुआल भूसा वगैरह हो जाता था, और इतना अनाज जरूर होता था कि हम उसको बेच करके कुछ अर्थ की व्यवस्था कर सके, इतना जरूर हो जाता था। यानी कि हम लोगों के आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था कृषि थी, है कि नहीं? दूसरा चीज क्या था? तो आर्थिक के बाद, कृषि के बाद हमारे पास उद्योग था। उद्योग के तौर पर कैसे उद्योग थे? तो हमारे पास हाथ से बनाए गए वस्तुओं का उद्योग था, जैसे बढ़नी है ना, बढ़नी बना करके बाजारों में बेचना, ये हमारा लघु उद्योग था। अगरबत्ती बना करके बाजारों में बेचना, ये मेरा उद्योग के रूप में था। उसके बाद खचिया वगैरह, डोली वगैरह ये सब बनाना, ये सब हम लोगों को हाथ से जितना भी चीज बन करके हम लोग उसको मार्केट में बेच देते थे, यही ना हमारा छोटा मोटा उद्योग हो सकता था। या जैसे कुम्हार वगैरह थे, वो मिट्टी के बर्तनों को बना करके बाजारों में बेचते थे। तो उद्योग के तौर पर हम लोगों के पास, भारतीयों के पास हाथ से बनाए गए चीज होते थे जिनको मार्केट में ले जाते थे और वहां पे हम लोग बेचते थे और कुछ पैसे की प्राप्ति हो जाती थी, तो इससे भी मेरे पास धन आ सकते थे। तो ये दो कारण, दो चीज आप लोगों ने देखा, एक कृषि और दूसरा उद्योग, और तीसरा जो निवेश था, तो निवेश ऐसा हम लोगों के पास थोड़ी था, इतना जानकारी थोड़ी था कि हम अपने अनाजों को किस तरह से भंडारित करें और इस अनाज को कैसे हम मार्केट तक ले जाए और कैसे हम लोग इसको बेचे बाहर में, इतनी जानकारी थी नहीं। हम लोग कुछ अनाजों को बेचते थे और उनसे जो धन की प्राप्ति होती थी वही हमारा निवेश कह सकते हैं कि है था। और उसके बाद आप देखते थे नौकरी, तो नौकरी जो स्थिति है, नौकरी बहुत कम लोगों के पास थी। अधिकांशतः लोग तो अपना जीवन यापन कृषि करके, क्या करके? कृषि करके, यानी कि खेती कर करके अपना जीवन यापन करते थे। और रह गई बात कि कुछ लोग जो थे हमारे भारतीय की बंगाल में ज्यादातर नृत्य वगैरह, संगीत का बोलबाला था। राजा वगैरह क्या करते थे? चित्रकारी देखते थे, खुश होते थे, और जो चित्रकारी होता था, पेंटर को कुछ ना कुछ इनाम मिलता था, है ना, चित्रकला करने वाले को, नृत्य करने वाले को कुछ आमदनी हो जाती थी, है ना, कुछ बजाने उजाने वालों को आमदनी होती थी। तो यही अर्थ की व्यवस्था था उस समय भारतीयों के पास। क्या इसके अलावा तो ऐसा थोड़ी था कि वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें भारत में लगी थी? मशीनें तो सब इंग्लैंड लग गई थी। मशीनें कहाँ लगी हुई थी? इंग्लैंड। और यहाँ से बहुत सारे कच्चा माल को ले जाते थे। तो यानी कि अब यहाँ से अगर हम लोग पढ़ें तो आप इस बात को समझिए कि हम लोगों के 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण कैसे बना। क्रांति के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया? अंग्रेजों ने वैसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अब किसान किसान नहीं थे बल्कि अब आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो चुके थे? तो इस बात को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अब आप ही से हम पूछते हैं, भारत और भारतीयों के पास मुख्य रूप से, है ना, हमारे पास कुछ पैसे की आमदनी हो, इसके लिए सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे पास क्या था? क्या था मेरे पास? कृषि। क्या था? कृषि था। और निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने कृषि में हस्तक्षेप किया।
हम लोगों की आर्थिक कमजोरी करवाने के लिए निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने कृषि में कुछ न कुछ विघ्नता डाली होगी, तभी तो यह आर्थिक कारण का एक कारण बना होगा। बोलिए। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होता था तो वह होता था कृषि। हम लोग ज्यादातर लोग अपने खेतों पर निर्भर थे। कैसे निर्भर थे? खेतों पर निर्भर थे। और भारत में जो है अर्थ के लिए, पैसों के लिए हम लोग जब कृषि करते थे तो हमारे यहाँ की कृषि अधिशेष व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? अधिशेष। अधिशेष मीन्स क्या चीज? कि खाने के बाद इतना जरूर अन्न उत्पादन होता था कि हम लोगों को सालों भर खाने के बाद, है ना, हम लोग कुछ न कुछ अनाज को बेचते थे और बेच करके उनसे हमको पैसा मिलता था। ऐसी खेती जिसको बेच करके आपको पैसे की प्राप्ति हो खाने पीने के बाद, है कि नहीं, उसको अधिशेष कृषि कहते हैं। आज भी भारत के 70% लोग किस चीज पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ देखिएगा कि आपको हर एक काम छोड़ करके बरसात के दिनों में हम लोगों के यहाँ धान वगैरह की फसलें लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती हैं? इसके बाद जैसे ही धान की फसल कटेगी तो फिर उसके बाद हम लोगों के यहाँ गेहूं की फसल लगेगी, इसके बाद चना वगैरह लगेगा, है ना, तेलहन दलहन की फसलें लगेंगी। यानी कि आज भी हर गांव में देखिएगा तो खेती होती है कि नहीं होती है? तो हमारा प्रमुख उत्पादन यानी कि अर्थ आय, इसके लिए प्रमुख चीज क्या है? तो कृषि है। लेकिन अंग्रेजों ने किया क्या कृषि पर? सो समझना है। क्यों हमारे लिए अंग्रेजों के हम खिलाफ हुए, क्यों हमारे अंग्रेज दुश्मन बन गए, इस बात को समझिए। और इसको समझने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा कमाने का जरिया होगा उसी में उन लोगों ने हस्तक्षेप किया। उन लोगों ने हस्तक्षेप किया कृषि में, उन लोगों ने हस्तक्षेप किया हमारे उद्योग पर, हस्त उद्योग पर, हाथ से बनाए जाने वाले जो उद्योग था। चूंकि बहुत सारे लोग सूत काट करके कपड़ा बुनते थे और कपड़ा मार्केट में बिकता था तो उनको कुछ पैसा मिलता था, उसमें भी इन लोगों ने किस तरह से दखल अंदाजी किया अंग्रेजों ने। हमारे जो निवेश होते थे उसमें कैसे दखल अंदाजी किया आयात निर्यात पर। इसके बाद वो लोग कैसे नौकरियों में हमारे साथ भेदभाव किया और उसके बाद भारत की कला, नृत्य और संस्कृति, चित्रकारिता इत्यादि में कैसे दखल अंदाजी किया। इस बारे में अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए। और 1857 की क्रांति में एक और चीज आर्थिक कारण भी जुटा कि अंग्रेजों का विरोध किया जाए, है ना। तो इस बात को समझना है कि नहीं समझना है? तो सबसे पहले कृषि। तो कृषि में दो व्यवस्थाएं अब अंग्रेजों ने चालू कर दिया था। अब देखिए होता क्या था, कैसे हस्तक्षेप किए। चूंकि अब भारत जो है लगभग अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुका है। अब सभी जगह प्रशासनिक तौर पर अंग्रेज के पदाधिकारी या अंग्रेज बैठे हुए हैं। जमींदार भी है तो वह अंग्रेजों के अधीन है, जो भारतीयों पर शासन करने के लिए ही चयनित किए गए हैं। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? तो कृषि में इन लोगों ने कैसे हस्तक्षेप किया, इस बात को समझिए। सारा बात यहाँ पे पहले ही लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है। चूंकि एक क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो उस क्लास में जब पढ़ाए तो इसको हम हटाए नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी दूसरे क्लास में इस चीज को पढ़ना था, शाम वाले बैच में, तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनते चलिएगा। तो कृषि में एक व्यवस्था थी भू राज्य व्यवस्था। तो भू राज्य व्यवस्था क्या था? तो यह एक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया होती थी। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो अस्थाई बंदोबस्त में एक जमींदार होता है। क्या होता है? जमींदार।
और जमींदार हमारे खेत का, हमारी भूमि का वह स्वामी बना दिया गया था अंग्रेजों के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? अंग्रेजों के नियमानुसार। अब बताइए, खेत मेरा, मालिक कौन बन गया? जमींदार। और जमींदार हमारे खेतों को यह नीलामी भी करवा सकता था, हटा भी सकता था, सब कुछ वो कर सकता था, और आप बोलने के उत्तराधिकारी नहीं थे, आप नहीं उनको कुछ कर सकते थे, ऐसा प्रावधान था। तो कह सकते हैं कि जमींदार का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है, अंग्रेजों की जो कंपनी है और किसान है, इन दोनों के मध्य का एक चीज हो गया, मध्य का वह आदमी होता था जो कंपनी के द्वारा जमींदार बहाल किए जाते थे और किसानों के फसलों से कर लेकर के वह कंपनी को कर देते थे। जमींदार को इतना पावर था कि अगर आप समयानुसार कर नहीं दीजिएगा, लगान नहीं दीजिएगा, तो वह आपके खेतों को नीलाम भी कर सकता था, यानी कि वह बेच भी सकता था। समझे कि नहीं? इतनी कड़ी प्रथा थी कि आपको जो है किसी भी स्थिति में आपके पास फसल हो या न हो, अंग्रेजों ने जो टैक्स आपके ऊपर लगा दिया, उस टैक्स को आपको किसी भी स्थिति में भरपाई करनी ही होगी। क्या यह नियम उचित था? कभी कभी मौसम अच्छा नहीं होता था, तब भी उनको लगान देना पड़ता था। आप अंग्रेजों पर बनाई गई बहुत सारी ऐसी फिल्में देखे होंगे जिसमें आपको रूह कांप जाती होगी कि कैसे हमारे यहाँ खेती नहीं होती थी, हम अपने भोजन के लिए ललायित रहते थे, हमारे बच्चे भूखे रहते थे, लेकिन अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर कर देना होता था। ऐसे ऐसे फिल्म देखे हैं कि नहीं? आप लोग देखे हैं? देखे होंगे। यानी कि अगर आपके पास कर नहीं देते तो कर नहीं देने के एवज में आपके घर के वस्तुओं को बेच दिया जाता था, आपके यहाँ से खिड़की केवाड़ी को बेच दिया जाता था, आपके यहाँ बर्तन बेच दिए जाते थे, घर को नीलाम कर दिया जाता था। कर नहीं देने की स्थिति में अन्य तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, है ना, अंग्रेज प्राधिकारियों के द्वारा। तो इस स्थिति में अब बताइए कि किसान जो है, किसान अगर फसलें अच्छी हो गई तो किसान को भी कर देने में कोई भार नहीं पड़ता था, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आप कर नहीं दे पाइएगा। आप सबसे पहले अपने पेट को पालने की व्यवस्था कीजिएगा, आप अपने बच्चों के पेट को पालने की व्यवस्था कीजिएगा, या आप अपना जो है सबसे पहले परिवार को देखिएगा, न कि आप अंग्रेजों को कर दीजिएगा। और ऐसी स्थिति में है ना, बहुत ज्यादा पिटाई वगैरह भी करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, या अन्य तरीकों से है ना प्रताड़ना किया जाता था। बहुत ऐसी बातें हैं जो बोलने लायक नहीं है। तो इस स्थिति को आप बखूबी समझ सकते हैं। आप एक समझदार है ना विद्यार्थी के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसमें होता था क्या चीज कि लगान की दर निश्चित होती थी कि आप इतना लगान देना होगा, है कि नहीं? जैसे कट्ठा में 2 किलो 3 किलो 5 किलो जो भी तय कर दिया जाए वो लगान आपको देना होता था। तो कष्ट की वजह कहाँ बनती थी? देखिए, बीच में एक जमींदार हो जाता था। तो अब स्थिति क्या होती थी कि अंग्रेजों ने घोषणा कुछ किया, अंग्रेजों ने घोषणा कुछ किया, और जमींदार जो बीच का आदमी है, जमींदार जो बीच का आदमी है, वह अपने फायदे के लिए, जैसे 3 किलो बांध दिया कि कट्ठा में हमको अंग्रेज को कर देना है, जमींदार अपने मन से अपने फायदे के लिए 1 किलो बढ़ा देता था, बोलता था कि 3 नहीं 4 किलो देना है। समझे कि नहीं? अब जो है जहां किसान को 3 किलो फिक्स था वहां पे 4 किलो, और उसमें से 1 किलो कौन रख लेता था? जमींदार रख लेता था। डर से लोग देते भी थे, इसलिए देते थे कि अगर नहीं देंगे तो जमींदार जो है हमारा खेत को क्या कर देगा? नीलाम कर देगा। तो एक ये अस्थाई बंदोबस्त में एक प्रक्रिया थी इस तरह से। या दूसरी पर
प्रक्रिया क्या थी? किसान जमींदार को कर न दे करके डायरेक्ट कर देता था किसको? आप अंग्रेजों को या कंपनी को कर देते थे। ऐसे कौन लोग थे जिनके पास खेत बड़ी संख्या में होते थे? खेत की संख्या में होते थे, बड़ी बड़ी संख्या में होते थे, बीघा में जिनके पास खेत होते थे, वे लोग जमींदार को अनाज न दे करके, जमींदार को अनाज न दे करके वो डायरेक्ट कंपनी को अनाज देते थे या कंपनी को कर देते थे, या कर के तौर पर अनाज होगा या कर के तौर पर आपका पैसा होगा, कुछ न कुछ आपको वहां पे देना होता था जो अंग्रेजों के द्वारा फिक्स किए जाते थे। तो मैंने अभी आपसे एक बात की चर्चा की। क्या चर्चा किया? कि देखिए स्थिति होता था कि फसलें तब अच्छी होंगी जब मौसम अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी मौसम जब प्रतिकूल हो जाता था कृषि का, तो उस स्थिति में अच्छी खेती नहीं हो पाती थी, और अच्छी खेती नहीं होने के एवज में किसानों को साहूकार से, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे, उनसे है ना ऋण पर, कर्जा पर पैसा लेते थे और पैसे को कर के रूप में अंग्रेजों को पेड करते थे। यानी कि अंग्रेजों के पास ये स्थिति थी कि आपके पास फसल हो या न हो, हमें इतनी बड़ी मात्रा में कर चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता था? किसान किससे कर्ज लेते थे? साहूकार से। किससे कर्ज लेते थे? साहूकार से। ठीक है, इस साल साहूकार क्या किया है ना, आपको पैसा दिया और उसके एवज में यह बात साहूकार लिखवा लेता था कि अगर हमको उचित समय पर आप पैसा नहीं लौटाएंगे तो उस स्थिति में आपके खेत को हम नीलामी कर सकते हैं, या आपके खेत की जो कीमत होगी वह कीमत अदायगी कर करके हम उस खेत को अपने कब्जे में कर लेंगे। यह बात होती थी। बातें समझ में आ रही है सबको? आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है? तो अब इस चीज को समझिए, साहूकार कर्ज देता था, लेकिन कोई जरूरी था कि इस बार बढ़िया खेती नहीं हुई तो अगले साल अच्छी खेती होगी ही होगी? इस बात की कोई गारंटी थी? नहीं थी। ऐसी स्थिति में कभी कभी मौसम के प्रतिकूल हो जाने की वजह से बड़े बड़े जो किसान थे जिनके पास ज्यादा मात्रा में खेत हुआ करता था, वो साहूकार से पैसा लेकर के कर के रूप में राशि को कहा देता था? अंग्रेजों के पास। और इतना कर्ज भारी पड़ गया है ना कि अब किसान साहूकार को कर्ज नहीं दे पा रहे थे। अब किसान साहूकार को कर्ज नहीं दे पा रहे थे, चूंकि साहूकार जो कर्ज देता था वो एक निश्चित राशि फिक्स कर करके देता था कि आप इतना दिन में चुका देंगे तो इतना पैसा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, आप अगर नहीं चुकाएंगे तो इतना पैसा आपका हो जाएगा। अब स्थिति बताइए कि साल 2 साल 3 साल तक अगर आपकी अच्छी खेती न हो और बार बार आप ऋण लेते रहेंगे साहूकार से, तो एक समय ऐसा आएगा। और साहूकार से पैसा क्यों लेते थे? अंग्रेजों को टैक्स भरने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा समय आएगा कि आप साहूकार को ली गई पैसा, आपके द्वारा जो लिया गया पैसा था जो टैक्स भरने के लिए, क्या आप साहूकार को चुका पाएंगे? अब आप साहूकार को पैसा चुका नहीं पाएंगे, और जब आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके खेत को बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? और इस स्थिति में साहूकार बड़ी सस्ती कीमत पर आपके खेत को हड़प लेता था। क्या करता था? हड़प लेता था, है ना। अब हमको बताइए कि जब खेत को हड़प लेता था तो बड़े बड़े किसानों के पास खेत अब रह पाएगा कि अब वह नीलाम हो जाएगा? नीलाम हो जाएगा। जोर से बोलिए, क्या हो जाएगा? नीलाम। तो अब जहां पे किसान, बड़े बड़े किसान जो थे जिनके पास काफी अत्यधिक मात्रा में खेत हुआ करता था, अब वह खेत धीरे धीरे साहूकारों के पास होने लगा। किनके पास होने लगा? साहूकारों के पास। जिनके पास बड़ी मात्रा में पैसा था उनके पास अब होने लगा। और ऐसी स्थिति में है ना, अब अंग्रेज
जहां कर के तौर पर जो राशि उनको मिलता था वो राशि अब साहूकार से लेना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे किसानों की जमीनें छीन गई। धीरे धीरे किसानों की जमीनें क्या होने लगी, छीनने लगी। जहां वे अपने आप को बढ़िया किसान कहते थे, अब वह दूसरे के खेतों में काम करने के लिए बेचैन हो गए। यानी कि अब वह किसान क्या बन गए, मजदूर बन गए। जो किसान थे अब वह किसान, चूंकि अब उनके पास खेत नहीं था तो वह क्या बन गए, मजदूर बन गए। दूसरे के यहाँ खेती करने के लिए मजदूर बन गए। उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की बातें होती थी कि कर्जा इनके अंतिम समय तक नहीं चुक पाता था, तो वो चाहे तो अंग्रेज के यहाँ या जमींदार के यहाँ या साहूकार के यहाँ, है ना, गुलाम बन जाते थे, दास बन जाते थे, बंधुआ मजदूर बन जाते थे। यानी कि सिर्फ अपने पेट पालने के लिए उनके यहाँ गुजारा करते थे। और धीरे धीरे यह समय आ गया कि बड़े बड़े किसान या छोटे किसान अब जो है किसी के यहाँ गुलामी करने के लिए या बंधुआ मजदूरी करने के लिए या दास बनने के लिए मजबूर हो गए थे। समझे कि नहीं? अब अंग्रेजों की यह नीति जो बड़े बड़े किसानों को मजदूर बना दिया, अंग्रेजों की यह जो नीति थी जो आपके खेत को छीन करके वह खेत कभी जमींदार या साहूकार या ठीक अंग्रेजों के पाले में चली जाती थी, तो क्या यह नीति से भारतीय किसान बहुत खुश होंगे? आज आपके पास जो खेत है और सरकार ऐसा टैक्स लगा दे कि आपका जो खेत है वह आपके पास न हो करके या तो सरकार के पास चल जाए या बड़े लोगों के पास चला जाएगा, तो आप सरकार से खुश रहिएगा कि नाराज रहिएगा? तो क्या उस समय किसान अगर अंग्रेजों से नाराजगी व्यक्त किए कृषि के मामले में, तो सही किए कि गलत किए? तो क्या यह क्रांति का स्वरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो निश्चित तौर पर यह एक क्रांति का रूप लेगा। एक चीज इसमें और समझ लीजिए, तो पहली व्यवस्था थी जिसको हम लोगों ने कहा था अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें जमींदार होता था, लेकिन जहां पर सीधे किसान कंपनी को दे रहे थे कर, जहां साहूकार डायरेक्ट एकदम जमीन खरीद ले रहा था, उस व्यवस्था को हम कहते हैं रैयतवाड़ी। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी। समझे कि नहीं? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार और किसान कर किसको देते थे? जमींदार को। और जमींदार सब जगह से तहसील करके कर किसको देता था? कंपनी को। तो वो हो गया अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। और रैयतवाड़ी में जमींदार बीच में नहीं होते थे, वो बड़े बड़े किसान सीधे तौर पर कर किसको देते थे? अंग्रेज को, यानी कि कंपनी को। समझे कि नहीं? और उसको, इस व्यवस्था को हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी। और एक और था उस समय महालवाड़ी। क्या नाम था उसका? महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या होता था? अंग्रेज प्राधिकारी इस बात को कहता था कि आप गांव के एक मेन आदमी बना दीजिए। उस मेन आदमी को आप मुखिया कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों के समय में उस सबको लंबरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंबरदार। क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंबरदार। ध्यान से समझिएगा, उसको क्या कहते थे? लंबरदार। क्लियर हो गए ना? और लंबरदार मीन्स क्या हो गया? यानी कि वह मुखिया हो गया। क्या हो गया? मुखिया। और मुखिया क्या करता था कि अंग्रेजों ने एक प्रावधान बनाया कि भाई आपका ये आदमी को आप मान लिए सबको, ये आदमी आप सभी लोगों का नेता हो गया, और इनका काम होता था कि आप सभी से कर एक जगह लेकर के इकट्ठा कर दिए और यही उठा करके क्या किए? अंग्रेजों को दे दिए। उसमें क्या होता था? कंपनी को सुविधा होती थी कि एक आदमी से मिलना होता था। समझे कि नहीं? और किसानों को प्रॉफिट ये होता था कि हमको अंग्रेजों से डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ता, हमको तो मुखिया जी के समझाना रहता था, है ना? तो इस स्थिति की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं?
महलवाड़ी की व्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको, महलवाड़ी की व्यवस्था। किसी भी व्यवस्था में कर का बोझ इतना ज्यादा था, याद रखिएगा, चाहे व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त का हो, चाहे व्यवस्था रैयत बाड़ी का हो, चाहे व्यवस्था महलवाड़ी का हो, किसी भी व्यवस्था में कर का दर इतना ज्यादा था कि किसानों को तकलीफ होती थी उस कर को भरने में। और स्थिति ये हुई कि किसान मजदूर बन गए। और कैसा मजदूर बन गए, तो बंधुआ मजदूर बन गए, किसी न किसी के यहाँ दास बन गए। कर की वसूली सख्ती से होती थी, नियम कानून का पालन बहुत सख्ती से किया जाता था, है ना, जिसकी वजह से, है ना, एक बहुत बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न हो गई थी। एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने, सूर्यास्त का कानून। कौन सा कानून, सूर्यास्त का कानून, जिसमें सूर्य अस्त होने के बाद जमींदार से एक मुश्त राशि कर के तौर पर ली जाती थी, और जमींदार चाहे जिस स्थिति में कर दे वह कर उनको चुकाना पड़ता था। जमींदार को यह बात बताई गई थी कि आप किसानों से चाहे जैसे भी कर लेना है, आप उनसे कर लेकर के हमको दीजिए। और उस स्थिति में कर लेने के लिए जमींदार सख्ती का प्रयोग करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर आप जमींदारी आपकी है वह नीलाम कर दी जाएगी अगर मुझे ससमय कर नहीं दिया गया तो। इस व्यवस्था को, है ना, सूर्यास्त का कानून कहा जाता था। और यह कानून किसानों पर लागू था, जमींदारों पर लागू था। जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए, है ना, हम लोग भारतीयों पर, है ना, शासन करता था। और ऐसी शासन व्यवस्था के हम लोग शिकार होते थे कि हम लोग फिर किसान नहीं बल्कि दास बन जाते थे। खेती करने के लिए हम लोग छोड़ देते थे, है ना, अपना खेत नीलाम हो जाता था। परिणाम इसका ये हुआ कि कृषकों का देखिए यहाँ पर पतन हो गया। कृषक का क्या हो गया, पतन हो गया। जो आमदनी का जरिया खेत था, अब वह आमदनी का जरिया नहीं रह गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अब किसान मजदूर बन गए, बंधुआ मजदूर बन गए, दास बन गए, पेट पर पलने लगे, उनके परिवार काम करने लगे। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि अंग्रेज न चाहते हुए भी अब इस फिराक में थे कि भारत से अब अंग्रेजों को भगाना ही होगा। मजा आया, बहुत यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। यह थी भू राजस्व व्यवस्था। आ रहा समझ में। अब हम लोग जरा सा इस बात को पढ़ लेते हैं आगे, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब क्या पढ़ते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कृषि का वाणिज्यीकरण समझ लीजिए। पहला था, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व व्यवस्था को आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, कृषि का वाणिज्यीकरण के बारे में। किसके बारे में, कृषि का वाणिज्यीकरण के बारे में। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है मेरी बात? तो फिर से इसको अब समझ लिया जाए एक बात। वाणिज्यीकरण की क्या व्यवस्था थी, देखिए। वाणिज्यीकरण में व्यवसायीकरण जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप इस बात को समझिएगा। व्यवसायीकरण, कृषि का मुख्य उद्देश्य था कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत। क्या था, कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत। हमारे यहाँ दो प्रकार की फसलें होती थी। कितनी प्रकार की फसलें होती थी, दो प्रकार की। एक जो प्रकार था वो खाद्यान्न फसल थी,
और किसान इसी पर ज्यादा ध्यान देते थे। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल के तौर पर क्या था, तो धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, यही सब होता था। इसको हम लोग अपने खाने के भी यूज करते थे और खाने के साथ साथ इसको हम लोग जब ये हम लोगों के खाने से अतिरिक्त हो जाता था तो इसको हम लोग बेचते भी थे। तो वैसे फसल जिसका सीधे तौर पर हम लोग खाने के प्रयोग करें और खाने के बाद बचे हुए अनाज को बेचें, ऐसे को हम लोग क्या कहते थे, खाद्यान्न फसल, है ना, खाई जाने वाली फसल, खाद्यान्न फसल। क्लियर हो गए? और दूसरी जो फसल होती थी नगदी फसल। कौन सी फसल? नगदी फसल। हालांकि इस पर किसानों का ध्यान कम था, हालांकि अंग्रेजों का ध्यान इस पर था, लेकिन अंग्रेज का इस पर ध्यान था, लेकिन भारतीय किसान नगदी फसल नहीं करना चाहते थे क्योंकि सीधे तौर पर उनको उसका फायदा नहीं मिलता था। समझे कि नहीं? सबसे पहले नगदी फसल के अंतर्गत में कौन सी फसल होगी, तो देखिए नगदी फसल के तौर पर कपास। तो कपास का प्रयोग कैसे करेंगे? कपास से हम लोग क्या बनाएंगे? रुई निकालेंगे, रुई का हम लोग सूत काटेंगे, सूत काट करके कपड़ा बनाएंगे, यही ना काम कर सकते हैं। तो सूत काट करके जब कपड़ा बनेगा तो ये प्रक्रिया हो गई, समझे कि नहीं? उचित मूल्य नहीं मिल पाता था किसानों को कपास का, जिसकी वजह से किसान कपास की खेती करना नहीं चाहते थे। अब रह गया आपका, देखिएगा अफीम, देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे, कपास, अफीम। अफीम क्या करता था अंग्रेज, जानते हैं? अफीम को चीन में भेज देता था, है ना, नशा युक्त था अफीम, गांजा, ये सब आपके यहाँ भी होता होगा कभी कभी छुपे छुपे, है ना, गांजा वगैरह ये सब की खेती होती थी, अफीम की खेती होती थी। अफीम चीन को ले जाया जाता था और अंग्रेज वहां से चीनी लाता था यहाँ पे, समझे कि नहीं? तो दोनों फायदा, ये निर्यात करता था क्या चीज को? अफीम को, और वहां से आयात करता था क्या चीज? खाई जाने वाली चीजों को, और भारत में आकर के उसका व्यापार करता था। तो अफीम की खेती करवाता था कौन? अंग्रेज लोग, हमारे यहाँ भारतीय किसान से। उसके बाद जूट की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, रेशम की खेती, ये सब होता था। किसान को करने में दिक्कत नहीं था, ये सब भी खेती किसानों के द्वारा की जा सकती थी, लेकिन किसानों को उचित मूल्य पर अगर बिक जाए तब न वह खेती करेगा। तो होता क्या था कि किसान को मजबूर किया जाता था इन सभी की खेती करने के लिए। किन सभी की? तो अफीम की, चाय की, कॉफी की, रेशम की, कपास की, जूट की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। होता क्या था कि जब कपास बड़ी मात्रा में होता था तो अंग्रेज लोग इसको उठा करके मालगाड़ी पर रख करके अंग्रेज कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में। कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड रेलवे तो इसीलिए न बना था कि भारी मात्रा में कच्चे माल बंदरगाह तक पहुंच जाए, और बंदरगाह से, है ना, जहाज के माध्यम से वह माल कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रिटेन पहुंच जाएगा। और ब्रिटेन में चूंकि औद्योगिकीकरण हुआ था, वहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे थे, रेशम के कपड़े बनाने के उद्योग, सूती कपड़ा बनाने का उपयोग, चाय को रिफ्रेश करने का उपयोग, है ना, उद्योग, है ना, कॉफी को एकदम, है ना, नए तरीके से इस्तेमाल करके, है ना, एकदम बनाने का उपयोग करते थे। यहां से जितने भी कच्चे माल होते थे, बात समझिएगा। अब स्थिति ये होती थी कि जब हम लोगों के पास, समझे ना, कच्चा माल को ढो करके अंग्रेज कहाँ ले जाते थे? है ना, कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे। और जब वे ब्रिटेन में ले जाते थे, समझिएगा ध्यान से, जब वो ब्रिटेन ले जाते थे तो ब्रिटेन में उन लोग उद्योगों से, वहाँ उद्योग धंधे लगे हुए थे, रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे, सूत के वस्त्र बने, सूती वस्त्र बनाए जाते थे। वहाँ जो है से एकदम शुद्धिकरण लगा माने उद्योग था, जो सभी वस्तुओं को रिफ्रेश कर करके पुनः वहां से वह माल बंदरगाह पर उतरता था और रेलवे के द्वारा भारत के हर कोने में वो जाता था।
समझ में आ गई बात। और हर कोने में जब जाता था तो वहां की चीजों को मेरे ही द्वारा ये उपजाई गई चीजों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। लेकिन जब यही माल और मैंने ब्रिटेन से बन करके जब भारत आता था तो उसका उचित मूल्य लेकर के भारतीयों को बेचा जाता था। क्या किया जाता था? बेचा जाता था। समझ में आ गई बात। अब स्थिति इसमें समझने का बात कीजिए। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज हमारे यहाँ जो भी नकदी फसल होती थी उसका उचित मूल्य नहीं देते थे। उचित मूल्य नहीं देते थे। उचित मूल्य नहीं देने की वजह से, उचित मूल्य नहीं देने की वजह से हमारे यहाँ नकदी फसल जो होता था किसान उसको करना नहीं चाहते थे। समझे कि नहीं? क्योंकि उचित मूल्य मिलता तो किसान खेती करते, लेकिन किसानों को मेहनत ज्यादा, लागत ज्यादा और बेनिफिट बहुत कम। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने, है ना, बात जबरदस्ती तरीके से किसानों के कुछ भूमि पर खाद्यान्न फसल के अलावा इन सभी फसलों पर जोर दिया गया कि आपको किसी भी कीमत पर ये सब फसल उगाने ही होंगे। जैसे आपको एक बात पता होगा कि नील की खेती हमसे करवाई जाती थी, भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती में जो हमारा सबसे उपजाऊ खेत होता था, नील की खेती होने के बाद वह उपजाऊ खेत बंजर हो जाता था। उससे भी किसान को प्रॉब्लम नहीं था। किसान प्रॉब्लम में तब आए, समस्या तब बढ़ी थी जब किसानों को उचित मूल्य नील का नहीं मिल पाया था, है ना। घर से इनको पूंजी लगता था और कितना पूंजी लगे, सरकार ने नियम निकाल दिया था 3 कट्ठिया पद्धति। अंग्रेजों ने एक नियम निकाला था 3 कट्ठिया पद्धति, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है तो 1 बीघा में आपको 3 कट्ठे में किसी न किसी विधि द्वारा आपको नील की खेती करनी ही होगी। यह कानून जो था अंग्रेजों के द्वारा जबरन लाया गया किसानों पर कानून था, जो भारतीय किसानों पर यह लागू हुआ था। लेकिन किसान तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, हम 20 कट्ठा में, है ना, 3 कट्ठा हम नील की खेती करेंगे, लेकिन नील की खेती करेंगे तो हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, किसानों को वह खेती करने में घाटा हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों की बात जबरदस्ती वजह से हम लोग इन सभी चीजों की खेती करने के लिए मजबूर थे, अन्यथा हमारा खेत नीलाम हो जाया करता था, है कि नहीं। ऐसी स्थिति में बताइए, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होंगे तो क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या आर्थिक वजह से हम लोग, आर्थिक कारण ये सब है कि नहीं है? हम लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि और पैसा हम लोगों का घर से चला जा रहा है, तो हम लोग अब आंदोलन करने के लिए लाचार होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी सब कारण बन रहा था, है ना, किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ होने के लिए। और इन चीजों पर बात जबरदस्ती अंग्रेजों का जो कानून आता था वह कानून एक सख्ती का कानून होता था। ऐसी स्थिति में हम लोगों का परिणाम ये होता था कि जो पहला परिणाम हमने बताया वही परिणाम इसमें भी होता था। हर का परिणाम यही निकलता था कि किसान मजदूर बनने के लिए, है ना, लाचार हो जाते थे। किसानों की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। हम लोग बंधुआ मजदूर बनने के लिए लाचार होते जा रहे थे। समझ में आ गई बात। तो ये तो हम लोगों ने कृषि की बात किया। हम लोगों ने किसकी बात किया? कृषि पर उन लोगों ने कानून बना करके भारतीय किसानों को किसान नहीं बल्कि मजदूर बनाने का काम किया। किसने? अंग्रेजों ने। तो क्या हम आपसे पूछते हैं कि जब हमारे पास किसान थे हम और मजदूर बन गए तो हमारा विकास हुआ कि विकास खत्म हो गया? विकास, हमारा डेवलपमेंट तो खत्म हो गया। हम कहाँ पहले किसान थे,
लेकिन आपके द्वारा जो कानून लाया गया उस कानून के तहत हमारी जमीनों को छीन लिया गया और अब हम क्या बन गए? मजदूर बन गए। तो जब हम मजदूर बन गए तो हमारा तो आर्थिक शोषण हुआ ना। तो आर्थिक कारण है ना अंग्रेजों के खिलाफ होने का। समझ में आ रही है बात ना। अब जरा उद्योग पर चर्चा कर ले। किस पर चर्चा कर ले? उद्योग। आप देखिए ना भाई, 3 कट्टे, इसका परिणाम यही हुआ, दोनों बात लिख दिए हैं, है कि नहीं? अब देख लीजिए उद्योग। तो अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की नीति क्या थी इसको समझिए ध्यान से। तो अंग्रेजों की नीति थी कि कच्चे माल का निर्यात करते थे, माने ले जाते थे कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में। और वहां से वही चीज जो हम उपजा करके देते थे, हमसे कम कीमत पर लेते थे और वहां उसका औद्योगिकीकरण करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा बना करके महंगे कीमत पर हमारे यहाँ कपड़ा बेचते थे। समझे कि नहीं? कुल मिला जुला करके अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी स्थिति में हमको भारत को क्या करना है? लूटना है। हमको भारत को क्या करना है? लूटना है। अब आप सोचिए, भारत में जो हाथ से बनाए जा रहे थे कपड़े, सोचिए ध्यान से, क्योंकि चरखा चला करके यहाँ के लोग सूती वस्त्र का कपड़ा बनाते थे। अंग्रेजों ने कहा कि यह सूती कपड़ा हम बेचने नहीं देंगे। काहे? अगर आप बेचोगे तो हम टैक्स लेंगे, तुम बेचोगे तो हम क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। तुम रेशमी कपड़ा बनाओगे, हमको कोई दिक्कत है, तुम बनाओ, लेकिन हम उस पर टैक्स बैठा देंगे। तुम मलमल का कपड़ा बना करके बेचोगे तो हम तुम पर टैक्स बढ़ा देंगे। अंग्रेज क्या करते थे? अब सोचिए ना ध्यान से कि भारत में जो मलमल का कपड़ा बनता था, भारत में जो सूती का कपड़ा बनता था, भारत में जो रेशम का कपड़ा हाथों से बनाया जाता था, उस पर सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ बेचने की स्थिति में सूती वस्त्र पर 27% कर। कितना परसेंट कर? 27% कर। आपको बताते हैं मलमल के कपड़े पर 71% कर और रेशमी वस्त्रों पर 90% तक कर लगाए गए थे। लेकिन वहीं अंग्रेज के द्वारा जो कपड़ा आता था, अंग्रेज के द्वारा जो कपड़ा आता था, अंग्रेज अपने सामान की कीमत पर मात्र 2.5% से 3.5% कर लगाते थे। तो अब हमको बताइए कि जिस कपड़े की कीमत 100 रुपया है, बात समझिएगा, कैसे बर्बाद कर रहे थे भारत के लोगों को उद्योग धंधे में भी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब जो कपड़े का कीमत 100 रुपया है, ठीक है, भारत के भी कपड़े का कीमत कितना रुपया? 100 रुपया। और अंग्रेज द्वारा भी जो कपड़ा था उसका कीमत कितना हो गया? 100 रुपया। लेकिन अब हमको बताइए कि अंग्रेज अपने कपड़ों को कितना फायदा लेकर के बेच रहे थे? 2.5% से 3.5%। अगर हम लोग 3.5% भी जोड़ेंगे तो उस कपड़े का कीमत हो जाएगा 103 रुपया 50 पैसा। लेकिन भारतीय अगर कपड़ा बेचते तो उसके पर परसेंटेज जोड़ रहे थे 27%। यानी कि एक ही कपड़ा, तो भारत का कपड़ा आप खरीदोगे तो 127 रुपया में, और अंग्रेज का कपड़ा खरीदोगे तो 103 रुपया 50 पैसा में। हर आदमी किसका कपड़ा खरीदेगा? अंग्रेज का। तो भारत का कपड़ा बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो भारत का कपड़ा नहीं बिकेगा कर की वजह से, तब भारत का उद्योग चल पाएगा? तो देखिए उद्योग को बर्बाद कर रहा था। उद्योग को क्या कर रहा था? बर्बाद। जहां 105 रुपये में कपड़ा बेच रहा था रेशम का अंग्रेज, वहीं भारतीयों को 190 रुपया कपड़ा लगता था, मैंने 90% कर हो जाता था। ऐसी स्थिति में भारतीय कपड़े बिक नहीं रहे थे। सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर सामान जो भारत बना करके मार्केट में बेचता था उस पर दुनिया के कर सरकार लगा देती थी, यानी कि अंग्रेज लगा देते थे। और अपने सामान को ज्यादा बिके, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उस पर कर क्या होता था? कम होता था। तो धीरे धीरे एक स्थिति आई कि भारत के सारे उद्योग धंधे क्या हो गए? बंद हो गए। हम लोग किस पर डिपेंड हो गए? अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए। कपड़ा के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, चीनी के लिए, हर वो वस्तु जो हमारे यहाँ व्यापारिक तौर से हो रहा था, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे, उस पर इतना ज्यादा अंग्रेजों का कर लगाया गया
कि अब भारत के लोग व्यापार नहीं करने लगे। भारत के लोग अब व्यापार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मजदूर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भारत के लोग मजदूर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जब भारत के लोग मजदूर बन जाएंगे तो व्यापार किनका बढ़ेगा? अंग्रेज का। क्योंकि अंग्रेज तो मार्केट में कपड़ा, अंग्रेज मार्केट में कप, अंग्रेज मार्केट में थाली, अंग्रेज मार्केट में हर वो चीज जो एक भारतीयों का जरूरत था सभी सामानों को लाया और उस पर कम टैक्स बना करके पूरे बाजार में, है ना, अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। और भारत में बने कपड़े, भारत में बने सामान, सारे सामानों पर टैक्स इतना ज्यादा कर दिया गया कि भारत के कोई भी सामान अब बिक नहीं पा रहे थे, मार्केट में अब आ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से भारत का पूरा उद्योग ठप हो गया। भारत का पूरा व्यापारी, है ना, अब मजदूरी करने के लिए लाचार हो गया। भारत के प्रत्येक घर से जहां पे, है ना, लोग हाथों से बना करके जो उद्योग चला रहे थे, धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस उद्योग को जबरदस्ती कह सकते हैं कि छीन लिया। अगर टैक्स कम रहता तो हमारा भी कपड़ा बिकता, हमारा भी सामान बिकता, हमारा भी हर वो चीज बिकता, लेकिन अंग्रेजों ने कर बढ़ा करके भारत के बने सामानों को बिकने से मजबूर कर दिया। और इस तरह से उद्योग में अंग्रेजों ने पूरा कमाया, पूरा जो है यहाँ से धन लूटा और इंग्लैंड पहुंचाने लगे। और भारत के लोग उनके सामानों को खरीदने के लिए विवश हो गए और यहाँ का उद्योग धंधा चौपट हो गया। समझ में आ गया? तो क्या यह आर्थिक स्थिति में मार नहीं कहा जा सकता है? क्या यह कारण नहीं बन सकता है 1857 की क्रांति का? तो ये सबको कौन सा कारण कहेंगे? आर्थिक कारण। कौन सा कारण कहेंगे? आर्थिक कारण। ये बातें आपको समझ में आ गई? इसका परिणाम क्या मिल गया? तो इसका परिणाम भी वही हो गया कि पहले किसान मजदूर बन रहे थे, अब व्यापारी मजदूर बनने लगे। अब व्यापारी मजदूर बन गए। क्लियर हो गया? क्योंकि व्यापारों को चौपट कर दिया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर हो गए? अब चलिए निवेश। अब जरा हम लोग निवेश पर को देख लेते हैं। वहां पे देखिए लिखा हुआ है। अब किसके बारे में देख लेते हैं? निवेश के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, जरा सा इस निवेश को देख लीजिए ध्यान से। देखिए, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने कहा कि आप पूंजी लगाइए। भारत के लोगों को या किसी को भी उसने कहा, अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा? कि आप पूंजी लगाइए। आप क्या कीजिए? पूंजी लगाइए। और पूंजी जो आप लगाएंगे, हम गारंटी देते हैं, अंग्रेजी कंपनी आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप जितना पूंजी लगाइएगा उसका 5% लाभ आपको हर स्थिति में मिलेगा। चाहे मेरा बिजनेस चले या ना चले, 100 रुपया लगाइए, 105 रुपया हम देंगे। समझ में आ गई बात? जो भी पूंजीपति थे, चाहे वो अंग्रेजों के प्राधिकारी हो या अंग्रेजों के पूंजीपति लोग हो या भारतीय पूंजीपति लोग हो, उन लोगों ने निवेश करना शुरू किया। कहां? तो अंग्रेजों ने बनाया था सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए रेलवे। क्या बनाया था? रेलवे। उसके बाद क्या बनाया था? डाक, तार, बैंकिंग, बीमा, ये सब सारे चीज थे। और कहा गया लोगों को कि आप 100 लगाइए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, हर स्थिति में आपको 5% का लाभांश दिया जाएगा। हर स्थिति में क्या होगा? 5% का लाभांश दिया जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जिनके पास पैसे थे, उन लोगों ने बीमा में, उन लोगों ने बैंकिंग क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, इन लोगों ने पैसा अंग्रेजों को दिया। क्या किया? पैसा अंग्रेजों को दिया। अंग्रेज एक मुश्त उस पैसे का इस्तेमाल अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए विदेशों में लगा दिया। कहां लगा दिया? अन्य क्षेत्रों में लगा दिया और पैसे से पैसा कमाने लगे। स्थिति ये हो गई कि अंग्रेज काफी ज्यादा धनवान होने लगे, काफी वस्तुएं तैयार करने लगे।
इनका उद्योग फलने फूलने लगा। हालांकि तय परसेंटेज के आधार पर इन लोगों को भी पैसे मिलते थे, लेकिन आप एक बात सुनिए, हम कहे कि 1 लाख आप हमको दीजिए, हम उसका 5% हम आपको देंगे, 5,000 रुपया हम आपको देंगे, हर स्थिति में हम आपको देंगे। अब बताइए, वो 1 लाख से हमने कमा लिया कितना, 1.5 लाख, और आपको कितना देना है, 1,05,000, तब भी मुझे 45,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? आज भी यही धंधा ना चलता है। बैंक में आप जो फिक्स करते हैं पैसा, आप जो कहीं कहीं LIC खुलवाते हैं, तो आप पैसा तो एक मुश्त देते हैं, तो क्या पैसा जा करके बैंक में रखा हुआ रहता है? वह सारे पैसे आपके लगाए जाते हैं मार्केटिंग में, विदेशों में, और वह 1 लाख का पैसा 4 साल 5 साल 6 साल सरकार अपने उसको क्या करता है, उससे आपके पैसों का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करता है और उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और मान के चलिए कि सरकार आपको कहा कि किसी भी स्थिति में हम आपको 13% रुपया देंगे ही देंगे, तो अब स्थिति ये है कि आपको 1300 हुआ, लेकिन सरकार जो है उससे कितना पैसा कमाया, तो दोगुना तिगुना पैसा कमाया, और आपको देना है कितना परसेंट, 13%। आप भी खुश और सरकार भी खुश है कि नहीं? इस स्थिति में जो है अंग्रेज यही काम कर रहे थे, तो लोगों से निवेश करवाया, और निवेश करवाने का परिणाम ये हुआ कि रेलवे, डाक, तार, संचार, बैंकिंग, बीमा को इन लोगों ने काफी बढ़ाया, और इनके भी 5% कहे अनुसार लौटाया गया है ना, दे दिया गया है ना। लेकिन इससे इनको अंग्रेजों को दोगुना फायदा हुआ, और भारतीयों को या अन्य लोगों को मात्र 5% का लाभांश देकर के फुसला दिया गया। तो ये था निवेश प्रक्रिया करके ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने की व्यवस्था अंग्रेजों की। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने में? अब देख लीजिए, अब इसके बाद नौकरी के बारे में समझिए। नौकरी भी एक आय का केंद्र है कि नहीं है? जैसे आज ही हम लोगों के पास नौकरी है, तो ये है ना कि महीना पूरा होता है तो इतना रुपया एक मुश्त मिल जाता है। तो नौकरी भी एक आय का स्रोत है। जिस चीज को करने में पैसा कमाया जाए वही तो आर्थिक है, वही तो अर्थ है, वही तो हमारा व्यापार है। समझ में आ रही है बात ना? तो क्या नौकरी को व्यापार नहीं कह सकते हैं? नौकरी को मैंने व्यापार कह, नौकरी को आमदनी का जरिया नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। नौकरी को भी तो हम लोग आमदनी का जरिया कहेंगे ना। क्या नौकरी करने से कपड़ा मिलता है कि पैसे में मिलता है? तो जब पैसा मिलता है तो वो भी आय का एक जरिया है, नौकरी भी। सीधा बैठ जाइए। तो नौकरी में क्या होता था कि वेतन, अंग्रेज ने क्या किया था नौकरी के भी मामले में, सीधा सीधी देखिए, एक बात स्पष्ट यह थी कि भारतीय उच्च पद पर बहाल नहीं हो सकते थे। समझ में आ गई बात? भारतीय उच्च पद पर बहाल नहीं हो सकते थे। भारत के अधिकांश लोग जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे वह निम्न पदों पर रहते थे, जैसे नीचे पदों पर रहते थे, जैसे पीऊन की नौकरी करते थे, पदाधिकारियों को पानी पिलाने का, बहारने सुहारने का, है कि नहीं, जूता साफ करने का, इस तरह की नौकरी करते थे। या क्लर्क बनते थे। क्या बनते थे? क्लर्क। या उनका कोई सामान देख रेख करने का उनके पास जिम्मा मिलता था। किनके पास? अंग्रेजों के पास, नौकरी के तौर पर, और उसके बदले उनको पैसा दिया जाता था। समझ में आ रही है मैटर? उनको पैसा मिलता था, नौकरी मिलती थी, है ना। और याद रखिएगा, भेदभाव किया जाता था कैसे? अगर आप भी अब क्लर्क हैं और कोई अंग्रेज का भी आदमी क्लर्क है, तो जो अंग्रेज का आदमी क्लर्क के पद पर है, दोनों अगर सेम पद पर है, तो क्या होता था कि अंग्रेज के लोगों को ज्यादा पैसा मिलता था। क्या भाई, तो ये अंग्रेज है इसलिए इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, भारतीय है
तो कम पैसा मिलेगा। आज भी देखिए स्कूलों में विभिन्न तरह के टीचर हैं, काम एक ही करना है, तो क्या भाई, तो इन लोग पुरनका टीचर है, इसलिए इनको एक ही काम करने के लिए 1 लाख। ए भाई, इन लोग नियमित टीचर है, उस काम को करने के लिए 50,000। अरे भाई, बीपीएससी वाला आया है, इसको 30,000। अब बताइए कि एक ही काम को करने के लिए अगर 3-4 तरह के वेतन दिया जाएगा तो काम करने में मन लगेगा? विद्रोह होगा कि नहीं होगा? क्या यह 1857 की क्रांति का भी विद्रोह का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यही नहीं, प्रमोशन की जहां तक बात है कि टीचर सब हैं, अंग्रेज भी है, भारतीय भी है, लेकिन अगर किसी विद्यालय का हेडमास्टर बनना होगा तो हेडमास्टर नहीं बनेगा भारतीय, कौन बनेगा? अंग्रेज। कौन बनेगा? अंग्रेज। यानी कि पद में भी प्रोन्नति सबसे पहले किसको मिलता था? अंग्रेज को। अंग्रेज को प्रोन्नति इतना जल्दी जल्दी होता था कि उन लोग बहुत आगे निकल जाता था, और भारतीय लोगों को उच्च पदों पर प्रोन्नति नहीं मिलती थी। चपरासी है, क्या हुआ हो? चपरासी है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लर्क बनाए जा सकते हैं, आप इससे ज्यादा पद पर नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यह था नौकरी का हाल। तो नौकरी के हाल में भी भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, प्रोन्नति अलग नहीं मिलती थी, है ना। उसके बाद वेतन भी संगति थी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा काम भारतीयों से लिया जाता था और हल्के काम अंग्रेजों को दिया जाता था। और इस तरह से नौकरी में भी बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। तो नौकरी का भी यही हाल था, और यह भी 1857 की क्रांति का एक रूप लेगा। समझ में आ गया बात? अब देखिए, यहां तक की बात हो गई, नौकरी वाली बात हो गई। तो नौकरी वाली बात है तो इसको लिखना पड़ेगा ना हो। अब तो देख लीजिए, नौकरी वाली बात में भी तो लिखिए, वेतन में भेदभाव लिख देते हैं। क्या लिख दें? वेतन में भेदभाव, वेतन में भेदभाव, प्रोन्नति में भेदभाव, प्रोन्नति में भेदभाव, है ना। निम्न पदों पर रहना, निम्न पदों पर रहना, कभी भी उच्चाधिकारी नहीं बनना, कभी भी उच्च पदाधिकारी नहीं बनना, उच्च पदाधिकारी नहीं बनना, उच्च पदाधिकारी नहीं बनने दिया जाना, नहीं बनने दिया जाना। ये हो सकते हैं कि नहीं क्रांति का कारण? ये भी एक क्रांति के बहुत बड़ा कारण था, याद रखिएगा। लाचार हो गए थे लोग। आ रहा है समझ में? और अंतिम यही चीज पढ़ा करके आपका आर्थिक कारण को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। एक चीज और है जिसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है? समझ में आया इतना बात है? आप देखिए ध्यान से, बहुत समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है पढ़ने में? खाली यसर यसर करते हैं आप लोग, नोसर नोसर भी कीजिए कभी कभी। चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए, कला, संस्कृति, नृत्य के क्षेत्र में, कला, संस्कृति, नृत्य, चित्रांकन के क्षेत्र में, देखिए होता क्या था, आज भी जैसे जो गाने का शौकीन रहते हैं वो गाते हैं, और गाने के बाद उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? चित्रकारिता जो करते हैं, अच्छे पेंटिंग के लिए उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छे नृत्य के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है?
उस समय क्या होता था, जितने भी राजा महाराजा के दरबार हुआ करते थे, तो राजा महाराजा के दरबार में गायन के लिए, चित्रकारिता के लिए, नृत्य के लिए, अन्य तरह के कला दिखाने वाले कलाकारों के लिए यह व्यवस्था थी कि मनोरंजन के ये सब साधन माने जाते थे। कोई दिक्कत है क्या जी? तो दांत चिहार रहे हैं। ये सब मनोरंजन के कारण माने जाते थे कि कभी कभी राज्य को भी मनोरंजन करने के लिए गायन होना जरूरी है, नृत्य होना जरूरी है। आज भी आपके यहाँ दशहरा, दीपावली या अन्य फंक्शन में आपके यहाँ कलाकार लोग आते हैं ना। पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू, उदित नारायण, कुमार सानू, है ना, और क्या है, तमन्ना भट्ट, है ना, आलिया भट्ट, सब आकर के मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते हैं? और मनोरंजन करने के एवज में पैसा ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? और पैसे से उनका जीवन यापन चलता है कि नहीं चलता है ना? आज की रात देखे है ना, हुस्न का मजा लीजिए आंखों से, नया गाना है। देखिए कनखी मार रहा है हमारे पर, देखिए देख रहा है इसको, बदमाशी बदमाश के खड़ा हो रे शिवम खड़ा, तोरा हमरे नजर आ रहा।